बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बोरिंग कॉस्ट से रेलिवेंट एग्जांपल नंबर 18 हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। रिक्वायरमेंट है हमारे पास, प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स फ्रॉम BEL's स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस for the year ended 31st December 2020 and statement of financial position as on that date. Notes to the financial statements are not required. Borrowing cost ought to be calculated on the basis of number of months. अब हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताने हैं। तो बेसिकली एग्जांपल नंबर 16 के अंदर मैंने आपको एक्सट्रैक्ट्स बनाना बता दिए थे कि अगर आपसे एक्सट्रैक्ट पूछे तो एक्सट्रैक्ट इस तरह से बनेंगे। अब नोट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना के देना हम लोगों ने। मतलब हम लोगों ने क्या देखना है कि जो डाटा हमारे पास गिवन होगा उससे रेलिवेंट स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम क्या कुछ जाके लिखेंगे, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अब अगर हमारे कोई एसिड्स वगैरह मौजूद हैं तो हम उनकी WDV जाके रिकॉर्ड करेंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने एक मरतबा अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन। उससे ना माइंड में स्केच बन जाता है कि क्वेश्चन में क्या क्या डाटा गिवन है, मैंने क्या कुछ लिखना है, कितनी स्पेस मुझे रिक्वायर्ड होगी। तो एक बेहतरीन सोल्यूशन बन जाता है। फौरन से आप लोगों ने अपने सोल्यूशन पर नहीं जाना। 2-3 मिनट आपने उस क्वेश्चन को देने हैं कि उस क्वेश्चन में क्या कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि अगर इधर देखें, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू नॉन करंट एसेट्स ऑफ BEL। अच्छा भाई, नाम पे ज्यादा फोकस ना किया करें उधर, इस पे मतलब इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है। बस BEL पढ़ लिया, उसके बाद आगे चले जाएं। फिर लैंड है हमारे पास इन जनवरी 2019। अच्छा देखो, आपको क्या बताया गया था कि आपने जो एक्सट्रैक्ट बताने हैं कौन से ईयर के लिए बताने हैं, 31 दिसंबर 2000 विद कंपैरेटिव्स। तो मतलब 19 के भी बताने हैं। तो क्वेश्चन का स्टार्ट बेसिकली हम लोग 1 जनवरी 2019 से कर रहे होंगे, और ड्यूरिंग द पीरियड तमाम तरह ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड भी करेंगे। तो यहाँ पर लैंड के लिए कहा गया हमारे पास इन जनवरी 2019 मींस दैट स्टार्ट ऑफ द कंपैरेटिव ईयर्स। ऑलराइट, क्या हुआ, गवर्नमेंट allotted a piece of land to BEL subject to the condition that BEL will establish a factory building on it. The land was recorded at its fair value of rupees 100 million. अच्छा, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अब हालांकि अभी मैं सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन आपने अपने माइंड में अपने आप से बातें करनी है कि ये जो पॉइंट मुझे बताया गया है, इस पॉइंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। जैसे ही उसने कहा कि गवर्नमेंट ने हमें ये पीस ऑफ लैंड अलॉट किया, फौरन से गवर्नमेंट ग्रांट क्लिक कर गया कि मेरे पास गवर्नमेंट ग्रांट है। गवर्नमेंट ग्रांट इन काइंड है, मतलब नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट है। नॉन मॉनिटरी गवर्नमेंट ग्रांट है तो फौरन से क्लिक किया कि उसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। हमें उस टेंडर ने क्या कहा था, उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर जाके रिकॉर्ड करना। तो क्वेश्चन में उसकी फेयर वैल्यू गिवन, तो लैंड को मैं रिकॉर्ड करूंगा उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर। अब लैंड ने डेप्रिशिएट नहीं हो। दूसरी बात, लैंड 100 पे चली जाएगी, साथ में डेफर्ड ग्रांट इनकम रिकॉर्ड होगी ऑफ 100 मिलियन। ऑलराइट, लेकिन वो डेफर्ड ग्रांट इनकम इनकम का पार्ट कब बनेगी। तो उन्होंने कहा कि हमने इसके ऊपर फैक्ट्री बिल्डिंग बनानी है। तो अभी बनाई तो नहीं है ना। तो जब बनाने की बात करेंगे नीचे वाले पॉइंट्स में, तब देख लेंगे कि उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, उस फैक्ट्री बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ कितनी है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास इस किस्म की कोई ग्रांट हो तो आपने उस लैंड के ऊपर बनने वाली बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ तक उस ग्रांट को इनकम का पार्ट बनाना है। क्या बात याद आई। तो फिलहाल के लिए 2019 में अगर ग्रांट ये बिल्डिंग वगैरह कंप्लीट हो गई तो हम सोच लेंगे कि कितनी इनकम का पार्ट बनता है। अदरवाइज सिर्फ इतना है कि लैंड नॉन करंट एसेट्स के तौर पर रिकॉर्ड हो जाएगी 100 पर, और डेफर्ड ग्रांट इनकम जाके रिकॉर्ड कर देंगे 100 रुपीज की। ऑलराइट, अब फैक्ट्री बिल्डिंग के बारे में देखते हैं। ऑन 1 मार्च 2019, मतलब कंपैरेटिव ईयर्स में ही क्या कहते हैं, BEL स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग। वो जो लैंड उसको मिली थी और वो लैंड फैक्ट्री बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए थी,
1 मार्च को उसने उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। अब ये अवेलेबल फॉर यूज तो ना हुई ना। अब क्या करना है हम लोग ने, हमें अमाउंट कितनी मिली है गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पर? 100 मिलियन। अब जरूरी नहीं कि फैक्ट्री बिल्डिंग में 100 मिलियन की ही बने, हो सकता है ज्यादा अमाउंट की बन रही हो फैक्ट्री बिल्डिंग, लेकिन ग्रांट जस्ट 100 मिलियन की हमें मिली है। तो अब देखिए यहाँ पे कहता है द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज वॉज कंप्लीटेड ऑन 30th जून 2000, मतलब 2019 में तो काम कंप्लीट ही नहीं हुआ हमारा, ऐसे ही है ना। और 30th जून 2020 में जाके हमारे काम कंप्लीट हुआ, तो मतलब लास्ट के 6 मंथ के लिए अप्रिशिएट करेंगे इसको, ऐसे ही है ना। आप देखो, कहते हैं पेमेंट रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वर एज फॉलोज। कहते हैं फर्स्ट, बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, डेट ऑफ पेमेंट इज 1 मार्च 2019, रुपीज इन मिलियन 130, इसी तरह से 190 180, एंड लास्ट बिल जो हम लोगों ने पे किया वो किया 100 का, जबकि गवर्नमेंट ग्रांट कितने की थी? 100 की। जब कंस्ट्रक्शन की क्या उस टाइम पे मौजूद थी? मौजूद थी। फर्स्ट जनवरी में ही हमारे पास आ गई थी ना, ऐसे ही। लेकिन वो तो हमारे पास इन कैश तो नहीं थी, इन कैश तो नहीं थी, नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट थी, तो वो तो लैंड हमने वैसे ही रिकॉर्ड की हुई है। तो वो 100 क्या तो फैक्ट्री बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में यूज हो सकता है? नहीं, यूज ही नहीं हो सकता, कैश की फॉर्म में ही नहीं है। तो ये जो बिल्डिंग बना रही है ना, ये बिल्डिंग हम अपने पैसों से बना रहे हैं। हमने देखना होगा कि हमने इस बिल्डिंग को किस तरह से फाइनेंस करवाना है। ऑलराइट, बात क्लियर? नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं, अब ये टोटल अमाउंट कितनी यूटिलाइज हो रही है यहाँ पे, जरा इनको ऐड अप करें जी। 600 मिलियन। अब देखिए नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट वाज फाइनेंस थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, एक तो गवर्नमेंट ग्रांट इन कैश हमें मिल गई थी, एक तो मिल गई थी इन काइंड, लैंड की फॉर्म में 100 मिलियन, वो फेयर वैल्यू रिकॉर्ड हो गई। लेकिन साथ में बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ रुपीज 200 मिलियन रिसीव्ड ऑन 1 Feb 2019, जबकि कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट की? 1 मार्च 2019 को स्टार्ट की है। अब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए भी गवर्नमेंट ने 200 मिलियन हमें दे दिया। अनयूज्ड फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ग्रांट वर इन्वेस्टेड इन अ सेविंग अकाउंट एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम। फिर कहता है द विथड्रॉल फ्रॉम द फॉलोइंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज ऑब्टेन्ड। जैसी बात कि उसने रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज की, तो मतलब हमारे पास जर्नल बोरिंग्स मौजूद हैं। ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैंक ए एंड बैंक बी, द रेलिवेंट डिटेल्स आर। अब यहां पर देखें, कहता है बैंक ए का जो लोन हमने ऑब्टेन किया वो 1 जनवरी 2019 को ऑब्टेन किया। कितनी अमाउंट, मार्कअप कितना है उसके ऊपर? 12% का। और बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2019, मतलब इसके ऊपर अब लाइबिलिटी हमारी कितनी थी? 250 मिलियन की। मार्कअप फॉर 2019 22। अब उसने ये खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया कि 2019 का जो इसके ऊपर इंटरेस्ट बना था ना हमारे पास, वो 22 है। देखिए बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2019 250 है, इट डज नॉट मीन दैट कि पूरा साल भी यही रहा होगा। हो सकता है पहले अमाउंट कम थी, बाद में ज्यादा होती गई। तो हम लोग 250 का 12%, जरा कि देखें क्या आ रहा है हमारे पास, 250 का 12% जी, 30। अब इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई पैसों की, हम वैसे वैसे लेते गए। मतलब साल के स्टार्ट में ना हमारे पास कम अमाउंट थी, और साल के एंड पर फिर वो बढ़ती रही, तो पूरा साल 250 नहीं रहा। इसीलिए उसने मार्कअप खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया कि इस साल का जो टोटल मार्कअप बनता है ना वो 22 का है। फिर क्या कहते हैं, बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2020 वो 350 का है। एवरेज बैलेंस, अब देखो एवरेज बैलेंस साथ में बता रहा है कि एवरेज बैलेंस हमारे पास कितना है? 3। अब एवरेज बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय रेट करो। अब बिल्कुल बात सही है, क्लोजिंग बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय रेट नहीं करना होता। इंटरेस्ट इंटरेस्ट अमाउंट की कैलकुलेशंस के लिए क्लोजिंग बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट नहीं करेंगे, एवरेज बैलेंस मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट। तो आप देखो अमाउंट कितनी है, तो आप खुद सही नहीं बता दी उसने। ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया होगा।
कि हम लोग ऊपर देखें ना 2019 में, तो वहां पे क्लोजिंग बैलेंस है। अब ये जरूरी नहीं है कि पूरा साल वही बैलेंस ही आउटस्टैंडिंग रहा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है स्टार्ट में लायबिलिटी कम हो, तो इस वजह से हमारे पास मार्कअप फॉर द ईयर कम बन रहा है। हम 250 का 12% नहीं लेंगे, लेकिन एवरेज बैलेंस जो मैं बताया गया 2020 का, हम उसका 12% चार्ज करें। जो नीचे वाली लाइन ना भी बताते तो बात बिल्कुल सही थी। क्लियर? कोई डाउट? अच्छा, अब जब बैंक बी को हम लोगों ने देखा, तो इसका लोन हमने कब ऑब्टेन किया? 1 जनवरी 2020। अच्छा, अब यहां पर ना एक बात सोचने वाली थी। 2019 में कितनी जनरल बोरिंग्स थी? एक तो कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी। ओके। अब ऐसा नहीं था कि आपने देखा कि दो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज हैं और आपने भाग के कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड कर लिया। भाई वो 2020 के लिए बात बिल्कुल सही है, लेकिन 2019 के लिए कैपिटलाइजेशन रेट नहीं यूज होगा। तो 19 में था ये एक ही जर्नल बोरिंग, और जब एक ही जर्नल बोरिंग हो तो कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। बात क्लियर? अच्छा, फिर देखिए हमारे पास, अब जब 2020 की वर्किंग करने लगेंगे ना, तो उसके लिए हम लोग कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करेंगे। ऑलराइट। अब देखिए क्या कहता है। अब जब आई 2020 में है, तो 19 में इसका कोई बैलेंस भी नहीं होगा, 19 में इसका कोई मार्कअप भी नहीं होगा। 2020 में आपको बता रहा है कि इसका क्लोजिंग बैलेंस है 200 का, और एवरेज बैलेंस है 150। अच्छा, 150 का 14% लेना, 21 नीचे लिखा हुआ है। ऑल राइट, एनी डाउट? अच्छा, अब देखें, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मतलब एक तो लैंड आ गया, दूसरा फैक्ट्री बिल्डिंग आ गया, तीसरा कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वाज परचेज ऑन 1 अगस्त 2000। 19 में तो है ही नहीं, तो कंपैरेटिव के बारे में तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। जबकि 2020 में भी 1 अगस्त को ये आ रहा है, पूरा साल नहीं था, पूरा साल अप्रिशिएट भी नहीं होगा। अब देखें क्या कहता है। एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 420 million, टू 40 million was financed थ्रू एन इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम, तो इसके लिए भी हमने पढ़ा था, ये भी गवर्नमेंट ग्रांट है, इंटरेस्ट फ्री लोन। आप लोगों ने देखा था, अगर बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट अगर हमें लोन मिलता है, तो वो जो बेनिफिट हमें हो रहा होता है वो गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पे रिकॉर्ड होता है। पढ़ा था ना हम लोगों ने, ये वो है हमारे पास। फिर कहता है 240 million was financed थ्रू एन इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम गवर्नमेंट, द लोन विल बी फॉरगिवन if the plant is operated for at least 4 years by BEL। और ये फॉरगिवेबल लोन भी आप लोगों ने गवर्नमेंट ग्रांट में जाके पढ़ा था, और उसकी कंडीशंस वगैरह भी आपने देखी थी फॉरगिवेबल लोन्स के बारे में। तो उसको अभी तक लाइबिलिटी ही रिकॉर्ड किया जाता है, उसके लिए फिर कंडीशंस हम लोगों ने देखी थी। अब क्या कहता है आगे? कहता है अपॉन एक्विजिशन देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट बीईएल विल comply with दिस कंडीशन। कौन सी? फॉरगिवेबल लोन्स की जो कंडीशन है उनको कंप्लाई कर जाएगा। ऑल राइट। फिर देखो अदर इंफॉर्मेशन, बीईएल यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है इस पर। फिर all government grants are recorded as deferred income and a part of it is transferred to income each year, means that deduct नहीं करना from the cost of asset। ओके, अपनी लाइबिलिटीज के तौर पर इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। फिर कहते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैज बीन एस्टिमेटेड एट 25 years and 10 years रिस्पेक्टिवली। और क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जब हम लोगों ने जाकर इसके एक्सट्रैक्ट्स बनाने थे, तो एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए आप लोगों ने भाई एक पेज के ऊपर बना देना था स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एक्सट्रैक्ट, अगले पेज पे बना देना था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट। ओके, आप हाफ हाफ पेज पे ना जाए, चाहे फर्स्ट पेज पे 2 से 3 चीजें ही क्यों ना आए, लेकिन कोई बात नहीं, पूरा एक्सट्रैक्ट आने दे। क्लियर? अगले पेज पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी नेम लिखा, आपने बताया आप एक्सट्रैक्ट कौन सी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, आपने वो बताया, और फॉर द पीरियड आपने मुकम्मल एक फॉर्मेट बना दिया।
जैसे BEL एक्सट्रैक्ट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा, इस बात का ख्याल रखिएगा कि रिक्वायरमेंट में अगर वो यूज कर रहे हैं ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, आपने भी वही यूज करना है। अगर वो यूज कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो आपने वही नेम यूज करना है जो रिक्वायरमेंट में मौजूद हो। ओके। अगर यहाँ पे होता ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी लिख सकते थे और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी लिख सकते हैं। बात क्लियर? अच्छा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे आए और ये अगले पेज का आपका एक्सट्रैक्ट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 2020। अच्छा मुझे बताएं, अब आपके पास तीन किस्म के एसेट्स हैं। सबसे ज्यादा इजी कौन सा है? लैंड। तो लैंड को तो लिखो ना, 2019 में 100 की मौजूद है, 2020 में भी 100 की मौजूद है। किसी को कोई डाउट इस बात पर, तो अपने पास आके लैंड तो अपने पास रिकॉर्ड करें। अच्छा, इस लैंड से रेलिवेंट कोई ऐसी चीज है जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाए? इस लैंड से रेलिवेंट कोई ऐसी चीज है जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाए? तो क्या? ग्रांट इनकम। ऐसा है ना? मुझे बताएं कि क्या 2019 में कुछ भी इनकम बनेगा? नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि 100 का 100 हमारे पास डेफर्ड हो जाएगा, लाइबिलिटी के तौर पे रहेगा। अच्छा, 2019 में क्यों नहीं बन रहा? रीजन, क्योंकि हमारे पास उसके ऊपर जो फैक्ट्री बिल्डिंग थी 2019 में कंप्लीट नहीं हुई, और हमने देखना था फैक्ट्री बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ। जब कंप्लीट नहीं हुई तो यूजफुल लाइफ कैसे देखूं? ऑलराइट। तो 2019 में लैंड से रेलिवेंट गवर्नमेंट ग्रांट कुछ भी नहीं आएगी 2019। ये बात क्लियर? तो ये पूरा 100 का 100 हमारे पास डेफर्ड ग्रांट इनकम के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगा। विदाउट। ऑल क्लियर? अच्छा, फिर से देखें। अब अगर 2020 की बात करो, तो कितनी अमाउंट में स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लेकर जाऊं एज अदर इनकम, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम? तो ये देखें कि भाई एसिड कंप्लीट कब हो रहा है? क्या 2020 में कंप्लीट हो रहा है? हमने कहा यस हो रहा है। अच्छा, किस दिन कंप्लीट हो रहा है? 30 जून को कंप्लीट हो रहा है। तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है एसिड? 25। तो क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 25। लेकिन 25 ईयर स्टार्ट कहाँ से होंगे? 1 जुलाई से, मतलब 30 जून जब कंप्लीट हुआ तब से। तो ऐसा नहीं है जैसे 6 मंथ्स के लिए डेप्रिशिएट करोगे, तो इनकम भी 6 मंथ्स के लिए बनाओगे, पूरे साल के लिए नहीं बनाओगे। ऑल राइट, वेन एसिड इज अवेलेबल फॉर यूज। गॉट इट? तो आप क्या करोगे, 100 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, तो आंसर आ जाएगा। अब ये 2 आपके पास इनकम बन गई। ओके, हो गई बात? तो बाकी कितनी रह गई? 98 आपकी डेफर्ड इनकम है, और जाके अपने पास रिकॉर्ड कर। ओके। अच्छा, अब अगर इसमें से करंट और नॉन करंट पोर्शन आपने अलग अलग करना हो, इन्होंने तो 98 इकट्ठा कंबाइन करके लिख दिया ना। आप अगर चाहें तो इसमें से करंट और नॉन करंट पोर्शन अलग अलग रिकॉर्ड कर सकते हो। अच्छा, अब अगर वो अलग अलग रिकॉर्ड करना होता तो क्या करते हैं? 100 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 4 करंट पोर्शन बन जाता, एंड रिमेनिंग 94 नॉन करंट पोर्शन बन जाता। ओके, हो गई बात? किसी को डाउट? अच्छा, फिर क्या लैंड कंप्लीट नहीं हो गई? नेट से रेलिवेंट और कोई इशू किसी को? ऑल क्लियर? चले, अब देखें आप लोग कि आपको और कौन सी ऐसी इजी इजी चीज लग रही है जो आप फौरन से लिख सकते हैं। जो रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी के बैलेंस आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर, करंट लायबिलिटीज में फौरन से लिखे जा सकते हैं। मैंने सिर्फ बोरिंग कॉस्ट या मैंने गवर्नमेंट ग्रांट थोड़ी ना बतानी है, मैंने तो एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताना है। मेरी बात समझ आई आप लोगों को? तो क्या ऐसा नहीं है कि जैसे वो मेरे पास लाइबिलिटी के तौर पर आ जाएंगे,
तो उसने आपको बताया तो है 2019 में आपकी लाइबिलिटी कितनी है, तो 2019 में 250 की लाइबिलिटी रिकॉर्ड करें, जबकि 2020 में आपकी लाइबिलिटी कितनी है, तो ये जाके 550 जाके रिकॉर्ड कर दें। दिखते ही आपको, मतलब जो चीज दिखते ही आपको पता है, जस्ट पोस्टिंग करनी है, वो तो फौरन से रिकॉर्ड कर लिया करें ना। तो ये आपकी लाइबिलिटीज का पार्ट कौन सी स्टेटमेंट में जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन में, ये 250, ऑलराइट, एंड 550, ये तो रिकॉर्ड करें। बात क्लियर, किसी और को कोई डाउट? चले, अच्छा अब जरा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखें तो और कौन सी चीज ऐसी है जो हम लोग फौरन से रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें 2019 में तो है ही नहीं, है ना। अच्छा 2020 की बात करें तो 1 अगस्त को परचेज किया कितने का, 420। देखिए ये 420 पे मौजूद नहीं रहेगा, क्योंकि इसको हम लोगों ने एक्वायर किया तो मतलब अवेलेबल फॉर यूज है। तो 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक इसने डेप्रिशिएट भी होना है, एम आई राइट। तो 420 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय अगस्त से हम 31 दिसंबर, 5 मंथ्स, 5/12। 420 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 5/12, 17.5। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये बात समझ आ गई। तो 2019 में तो कुछ रिकॉर्ड करना नहीं है, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अगर मैं जाऊं तो मैं 420 में से 17.5 लेस कर दूंगा, तो 402.5 पे जाकर इसकी रिकॉर्डिंग कर दूंगा, और 19 में ये कुछ भी नहीं होगा। ऑलराइट, आपको लग नहीं रहा कि इसके ऊपर हम लोगों ने क्या ग्रांट ली थी, 240 मिलियन की इन कैश थी, डेफर करना है, तो 19 में तो कुछ नहीं आना, एम आई राइट। लेकिन 2020 में तो इनकम का पार्ट बनेगा ना, कितना बनेगा, जो ट्रीटमेंट डेप्रिसिएशन के ऊपर किया है, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए किया है, वो ट्रीटमेंट ग्रांट इनकम के लिए कर लो। तो 40 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 5/12 इज इक्वल टू 10। ओके, 10 बन जाएगा इनकम का पार्ट। किसी को डाउट? 10 को इनकम का पार्ट बनाए, ये देखो। अच्छा टोटल ग्रांट कितनी थी, तो उसमें से 10 इनकम बन गई है, बाकी लाइबिलिटी कितनी रह गई, अब 230 जाके लिख सकते। इन्होंने भी ऐसे ही किया, वह 230 जाके लिख दिया। लेकिन अगर आपने इसका करंट और नॉन करंट पोर्शन अलग अलग करना होता, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं, 240 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट ईयर में जो इनकम का पार्ट बनना है ना, वो 24 में बनना है। क्लियर होगी बात? तो रिमेनिंग कितनी रह जाएगी, 206 230 टोटल लाइबिलिटी, उसमें से 24 इनकम बन जाएगी नेक्स्ट ईयर में। तो जो नॉन करंट पोर्शन बचेगा वो 206 का बचेगा। तो 206 नॉन करंट पोर्शन के तौर पर, मतलब यहां पर आ जाता 206, और यहाँ करंट लाइबिलिटीज के पोर्शन में आ जाता 24, और दोनों मिलकर 230। 240 में से ना देखे ना, उसमें से 10 तो इनकम बन चुका है ना आप लोगों का। बात समझ आ गई? किसी को डाउट? क्या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खत्म हो नहीं गया? आपने इसी तरह से लेके चलना था क्वेश्चन को, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता जाए। मतलब आपने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अल्हम्दुलिल्लाह देखो, अभी तो हमारा अभी सिलेबस वगैरह भी बाकी है, अभी कुछ और दिन हम लोगों ने आपस में साथ में गुजारने हैं, है ना ऐसा। लेकिन अपने अंदर जैसे ही कॉन्फिडेंस लेके आते जाओगे, इंशाल्लाह जब आप लोग एट द डे ऑफ एग्जाम बैठे हुए होंगे ना, डे ऑफ पेपर, आप में फुल कॉन्फिडेंस होगा। क्या मुश्किल है, मुश्किल क्वेश्चन भी आपको पता होगा कि यार मैं पासिंग मार्क्स इसमें से इजीली ले लूंगा। आपको लगता नहीं है मैंने लैंड एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को खत्म कर लिया है। अच्छा तो अब हम चले अगर फैक्ट्री बिल्डिंग की तरफ, तो फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए भी आपको ग्रांट मिली थी, एम आई राइट। अच्छा देखो भाई, चाहे फैक्ट्री बिल्डिंग की कॉस्ट आपसे ना डिटर्मिन हो जाएगी वैसे, सपोज के नहीं हो रही, मैक्सिमम क्या कि नॉन करंट एसेट नहीं लिख पाऊंगा, उसकी डेप्रिसिएशन नहीं लिख पाऊंगा, हाँ, लेकिन क्या मैं ग्रांट की ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकता? तो इतना काम तो कर सकता हूं ना। अब देखो ग्रांट कितनी है उसके ऊपर, 200, यूजफुल लाइफ कितनी है, 25, कंप्लीट कब हुआ,
30 जून 2020, तो 19 में तो इनकम नहीं बनने वाली। बात क्लियर? लेकिन 19 में आ गई थी ग्रांट, तो फिर डेफर्ड इनकम तो बनेगी ना, डेफर्ड लायबिलिटी का पार्ट तो बनेगी ना। तो जाकर अपने पास इनकम ना बनाओ। ये देखो, इनकम नहीं बनानी है आप लोगों ने इसको। फैक्ट्री बिल्डिंग्स है रेलिवेंट 2019 में, लेकिन 200 मौजूद था, 200 को डेफर्ड ग्रांट इनकम तो बनाओ ना। बात क्लियर? अच्छा, जब नेक्स्ट ईयर, बात क्लियर है ना सबको? लेकिन जब नेक्स्ट ईयर में गए तो एसेट कंप्लीट हो गया। अब इसको इनकम का पार्ट बनाने के लिए रूल क्या है? ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसिड। तो कितनी है यूजफुल लाइफ? 25, तो 200 डिवाइडेड बाय 25। लेकिन क्या पूरा साल यूज किया? 6 मंथ मल्टीप्लाइड बाय 6/12। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? तो जाकर 4 को 2020 में इनकम का पार्ट बना दो, ये देखते हैं। तो टोटल थी कितनी? बाकी कितनी रह गई? जाकर 160 को अपनी लायबिलिटी बना दो। ओके। अब अगर इसमें से करंट नॉन करंट पोर्शन अलग अलग करना होता तो बताइए इसका नॉन करंट पोर्शन कितना बनता मेरे पास? 188। 200 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 8। 8 करंट पोर्शन बन जाता आउट ऑफ 196, एंड रिमेनिंग 188 नॉन करंट पोर्शन बन जाता। ओके, हो गई ये बात क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो कैसे, तकरीबन जितनी वैल्यूज लिखी हुई थी मैं उन सब को कंप्लीट कर रहा हूं। अब इधर देखें, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर इधर भी ऐसे ही नहीं है कि मोस्टली मेरी जो वैल्यूज है ना वो कंप्लीटेड है। अब आएंगे हम लोग इसके ऊपर, और इन्होंने कहा यहां पर बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। बोरिंग कॉस्ट, अब एसिड की कॉस्ट को डिटरमिन करना है। लेकिन क्या एसिड 2019 में कंप्लीट हुआ? नहीं। हम कौन से एसिड की बात कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है 2019 में ये वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बनेगा। तो 2019 में आपने इसको कैपिटल वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बनाना है। तो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस का जब आप पार्ट बनाने लगेंगे तो आपने ये देखना है कि 2019 तक कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेमेंट की। तो 2019 तक हमने कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेमेंट कर दी थी? ये, तो ये टोटल अमाउंट कितनी आ गई? ये 320 कैपिटल वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बनेगा, इसमें तो डाउट ही नहीं। लेकिन सिर्फ ये नहीं बनेगा, इसके साथ में बोरिंग कॉस्ट भी आएगी। अब आपने 2019 की बोरिंग कॉस्ट देखनी कि 2019 की बोरिंग कॉस्ट क्या आ रही है। अब अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें, मुझे कितनी अमाउंट फर्स्ट के लिए, फर्स्ट इसके लिए कितनी अमाउंट चाहिए? जबकि मेरे पास तो 200 की गवर्नमेंट ग्रांट मौजूद थी ना। ये देखें 200 की गवर्नमेंट ग्रांट। तो ये जो मैंने 130 यूज किया होगा, क्या जनरल बोरिंग में से जाके करो? कहां से करो? गवर्नमेंट ग्रांट में से करो। तो मैं जाकर 130 में से गवर्नमेंट ग्रांट लेस कर दूंगा। ओके, गवर्नमेंट ग्रांट में से 130 लेस कर दूंगा। अभी भी 70 सरप्लस फंड है। ओके। ओके। अच्छा, अब ये 70 कहाँ यूटिलाइज होगा? 190 में। 190 में से 70 तो गवर्नमेंट ग्रांट की तरफ से आए। बात समझ आ रही है सब बच्चों को? लेकिन साथ में रिमेनिंग अमाउंट 120 वो कहां से आएगी? जर्नल बोरिंग्स में से। और वो कौन सी जर्नल बोरिंग्स? बैंक। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था? 12%। क्या कोई सस्पेंशन वगैरह है? तो सिंपली मैंने क्या करना है कि 190 माइनस 70 गवर्नमेंट ग्रांट का जो सरप्लस रखा हुआ था वो इज इक्वल टू 120। Am I right? 120 multiplied by 12% and multiplied by 1st August to 31st December 5/12। मेरी बात समझ आई क्या? तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6। अब देखें जरा यहां इस एसिड की वैल्यू के बारे में देखें। ये बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई?
बस ये आपके एसिड की कॉस्ट है, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस। गवर्नमेंट ग्रांट कोई लोन नहीं था आपका, कोई स्पेसिफिक लोन नहीं था। वो आप ऐसे समझे जैसे वो आपके अपने पैसे हैं। अपने पैसों के ऊपर ना तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, ना उसकी सरप्लस अमाउंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट इनकम को हम लोग कैपिटलाइज करते हैं। तो इस वजह से मैंने उसको कुछ ज्यादा ट्रीट नहीं किया। तो मेरी बात समझ आई? बात क्लियर? तो सिर्फ और सिर्फ जो जर्नल बोरिंग में से हम लोग यूज कर रहे हैं ना, सिर्फ उसका इंटरेस्ट हम लोग जाकर कैपिटलाइज करेंगे, और वो था सिर्फ 6 का। तो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस कितना का बन गया? 326। 2019 में सिंपली 326 जाके रिकॉर्ड कर देना। ओके, 2020 के लिए ओपनिंग 326 है। 2020 का ओपनिंग 326 है। अब देखें आप लोगों ने 2020 में मजीद क्या कुछ किया। अब उस 326 के अंदर ये दोनों पेमेंट्स भी ऐड कर दो, 280 की। ये दोनों पेमेंट जो ड्यूरिंग द ईयर आप लोगों ने की, ये भी उसमें जाकर आप लोगों ने ऐड कर देनी है। अब यहाँ पर जरा सुनते रहें। 326 में 280 ऐड हो जाएगा। बात क्लियर? अच्छा, अब देखो, अभी भी तो बोरिंग कॉस्ट आएगी। इससे पहले जो बोरिंग कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे ना, वो 31 दिसंबर तक की हुई थी। अच्छा, उस टाइम पर जर्नल बोरिंग्स में से हम लोगों ने कितनी अमाउंट पिक की हुई थी? 120 मिलियन पिक की हुई थी। तो क्या इस साल का ओपनिंग 120 बन नहीं जाएगा? पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन जाएगा ना। लेकिन पहली ये जो पेमेंट हम लोग करने जा रहे हैं, ये पेमेंट हमने किस दिन की? ये देखो, 1 जनवरी को। 120 पहले था, 180 मजीद आ गया, तो टोटल जनरल बोरिंग कितने की हो गई? तो अब जो हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना, वो 300 पे करना है। कितने अरसे के लिए करना है? 1 जनवरी से कहां तक जा रहा है? जबकि 30 जून को तो मेरा एसिड कंप्लीट हो गया है। मैं 1 जुलाई तक नहीं जाऊंगा, मैं 30 जून तक जाऊँ। ओके, अब मतलब लास्ट पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाइड बाय, तो रेट कौन सा अप्लाई करूं? क्या 12%, 14%? नहीं, कैपिटलाइजेशन रेट। तो कैपिटलाइजेशन रेट कैसे आएगा मेरे पास? इंटरेस्ट टोटल कितना हो गया है? 57, और एवरेज बैलेंस। तो बस ये कैपिटलाइजेशन रेट आ गया आप लोगों के पास। 57/450 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 12.6%। ये वाला रेट जाकर आप 12 एंड द वैल्यू इज जी 19। ये 19 आपके एसिड की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। 19 बनता है। ओके ओके बात। तो अब अगर आप लोग देखें, जब हम लोग वैसे बोरिंग कॉस्ट को अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे तो कितना मुश्किल सा लग रहा था ना। लेकिन जब ये एक मिक्स क्वेश्चन की फॉर्म में आता है ना, अब आप लोग देखो, यहाँ पर हम लोग IS-16 भी पढ़ रहे हैं, IS-20 भी पढ़ रहे हैं, IS-23 भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप ये देखो कि जिस तरह से मैंने सीक्वेंस रखा है, आज इस क्वेश्चन को करने में कितनी आसानी हो रही है ना हमें। तो हमें पता है कि भाई हमने पहले वाले सारे स्टैंडर्ड्स पढ़े हुए हैं। और आप ये देखो कितनी आसानी से तमाम तरह अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होती जा रही हैं। तो अब हमारे पास हमारे एसिड की टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी? से क्या अभी भी ये कैपिटल वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बनेगा? नहीं, अब कैपिटल वर्क इन प्रोसेस से ट्रांसफर हो जाएगा टू एसिड अकाउंट। अब आपने जाकर अपना एसिड रिकॉर्ड करना है, लेकिन 625 पे रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि इसने डेप्रिशिएट होना है। तो अपनी WDV पर रिकॉर्ड। तो अब डेप्रिशिएट कैसे होगा? 625 divided by 25 and multiplied by 6/12. The depreciation expense is, ये रहा 12.5। तो एसिड की कॉस्ट में से 625 में से 12.5 माइनस कर दे, 612.5, ये आ गया।
बात क्लियर? किसी को डाउट? अच्छा, अब देखिएगा, जरा गौर करें। क्या आपके पास कोई स्पेसिफिक लोन था? नहीं था। गुड, अच्छी बात है, नहीं था, ऐसे ही था। लेकिन अगर 2019 की बात करें, टोटल इंटरेस्ट आपके पास कितना आया था 2019 का? इसमें से आपने कैपिटलाइज कितना किया? 6। तो रिमेनिंग क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में अब आपका एक्सपेंस नहीं बन जाएगा? तो आपने 22 में से 6 जो कैपिटलाइज किया वो लेस कर देना है, और रिमेनिंग 16 को जाकर एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करना, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ऑलराइट, 2020 में देखिए आपका टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 57। दोनों देखे ना, दो लोन है ना अब। 2020 में तो दो लोन है ना। टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है? अब देखो, जर्नल बॉन्डिंग के लिए कल भी मैं आप लोगों को बता के गया था कि उसमें से आपने देखना है कि जर्नल बॉन्डिंग्स का टोटल इंटरेस्ट फॉर द पीरियड कितना बनता है, उसमें से कितनी अमाउंट हमने कैपिटलाइज की, और रिमेनिंग अमाउंट एक्सपेंस आउट कर देंगे। तो 57 में से 19 तो हम कैपिटलाइज कर चुके, है ना ऐसा? तो बाकी 38 एक्सपेंस आउट कर देंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 38 जाकर एक्सपेंस आउट कर दो। ऑल राइट। इस बात का अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे इन बातों को स्किप कर जाते हैं, उनका फोकस ना किसी एक चीज पर होता है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपने फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ईच एंड एवरीथिंग अकाउंट फॉर करनी है, सीक्वेंस के साथ चलना है। हाँ, ये अलग बात है कि हम लोग पहले कौन सी वैल्यू फिर बाद में कौन सी वैल्यू इस तरह से लिख रहे होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो। कोई डाउट? और इसी तरह आपका, अब अगर आप लोग देखें, मैं ठीक किस लिए कर रहा था, अब अगर आप लोग देखें यहाँ पर सेविंग अकाउंट, गवर्नमेंट ग्रांट की जो हमारे पास आई थी 200 मिलियन की अमाउंट, हमने उसको सेव भी तो किया था ना। क्या उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट इनकम मिली, क्या मैंने उसको कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनाया? तो फिर जब कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट नहीं बनाया तो फिर उसको कहाँ करूँ? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में अदर इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करूंगा। अब वो अदर इनकम कितनी बनेगी? आप लोग देखिए, ग्रांट कब मिली थी आपको? 1 फैब को। ग्रांट कब मिली थी? जबकि आपने कंस्ट्रक्शन के लिए पहली पेमेंट कब की? 1 मार्च को जाकर आप लोगों ने की थी, है ना ऐसा? तो ऐसा नहीं है जैसे 200 मिलियन आपका 1 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट इनकम बना एट द रेट ऑफ 8%। 8% वैल्यू क्या आ गई जी? 1.3। अच्छा, 200 में से ना पहली पेमेंट हमने कितने की थी? 130 की। तो बाकी मेरे पास रह गया था 70। 70 भी तो मैंने इन्वेस्ट किया था। कितने अरसे के लिए मैंने 70 को इन्वेस्ट किया? ये देखें, 1 मार्च से लेकर 1 अगस्त तक। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त नहीं आएगा, 1 अगस्त है। तो फॉर 5 मंथ्स, 5/12 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू, अब जरा टोटल देखो आपको इनकम कितनी हो गई, ये जाके अदर इनकम बता दो। और ये 2019 में ही थी, 2020 में तो सारे फंड यूटिलाइज हो गए थे, सरप्लस फंड थे ही नहीं। ये 3.6 समझ आ गया? अच्छा, अब अगर आप देखें, क्या कोई ऐसी चीज है जो मैंने स्किप कर दी हो? सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है सब कुछ। गॉट इट? हो जाएगा अब ये क्वेश्चन इजीली, किसी को कोई प्रॉब्लम वगैरह? चलो, और इसी के साथ आप लोगों का ये गवर्नमेंट ग्रांट का चैप्टर कंप्लीट हो गया। हो गए, सॉरी, बोरिंग कॉस्ट का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही है ना? अब आप लोगों ने ना इसके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जरा सॉल्व कर लेने। आप इस ऑब्जेक्टिव थोड़े से ही हैं, इन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने से ना आप लोगों में और ज्यादा परफेक्शन आ जाएगी, अच्छे तरीके से आप लोग इस स्टैंडर्ड को समझ सकते हो। लेकिन ये ना इधर ही खत्म नहीं हो जाता। मैं कल भी आपके साथ डिस्कस करके गया था कि हम अपने नोट्स में से इसको स्टडी करेंगे। अब अगर आप लोग देखें ना, ये स्टार्ट वाली बातें तो हैं बड़ी सिंपल सिंपल सी। ओके, मतलब स्टैंडर्ड लिखा हुआ है सारे का सारा, स्टडी टेक्स्ट में भी वही स्टैंडर्ड लिखा हुआ था।
तो ये तो है बड़ी सिंपल सिंपल सी, ये सेम वैसी हैं जैसी हम लोगों ने पढ़ ली हैं। लेकिन क्वालिफाइंग एसिड के एग्जांपल्स वगैरह, अब जैसे जर्नल बोरिंग, ये बड़ी बेहतरीन बात है, ये आपकी बुक में एज सच इतनी मेंशन नहीं थी। इफ इन एग्जाम्स फॉलोइंग डिफरेंट नेम्स फॉर बोरोइंग्स और नॉर्मली टेस्टेड, जैसे कि लोन, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, ये मैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर, कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और उनके आगे टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो इधर उन्होंने बात की है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, लोन नोट्स हो गए, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, और इन शॉर्ट इसको कहा जाता है TFC, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज हो गई। ये अगर मेंशन हो स्पेसिफिकली, जैसे लोन के लिए मेंशन होता है, लोन स्पेसिफिक भी हो सकता है और जर्नल भी हो सकता है, ऑलराइट। लेकिन उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं ना, वो अगर मेंशन नहीं है तो वो जर्नल बॉन्ड्स है। क्लियर? तो ये जर्नल बॉन्ड्स के लिए सारे सारे के नेम यूज हो रहे होते हैं। हाँ, स्पेसिफिकली मेंशन कर दे तो हम उसको वैसा ही ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो हम इन सब को जर्नल बॉन्ड्स के तौर पर ही ट्रीट करेंगे। उसके बाद क्वालिफाइंग एसिड्स की एग्जांपल आ गई, रिकग्निशन क्राइटेरिया वगैरह आ गया, बोरिंग कॉस्ट के लिए स्पेसिफिक बोरिंग, जर्नल बोरिंग, कैपिटलाइजेशन रेट कैसे फाइंड करते हैं। मतलब ये आपके तो पूरे चैप्टर की नई किस्म की समरी थी। ये इंपॉर्टेंट नोट आप लोगों के पास आ गया, इसको रीड कर लेना था। अच्छा जी, जब जैसे हम लोगों ने इम्पेयरमेंट लॉस पढ़ा था, तो ये वो रिकवरेबल अमाउंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इम्पेयरमेंट लॉस की ट्रीटमेंट, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन वगैरह आ गई। ये इंपॉर्टेंट नोट हमारे पास आया, इफ रीजन ऑफ सस्पेंशन इज मेंशन इन क्वेश्चन देन ट्रीट अकॉर्डिंगली, एंड इफ नॉट स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन, सिर्फ सस्पेंशन की बात की गई हो कि इतने डेज के लिए, इतने मंथ्स के लिए वर्क स्टॉप रहा, तो फिर ऐसी सिचुएशन में देन बाय डिफॉल्ट इट इज कंसीडर्ड एज एबनॉर्मल, सस्पेंशन इज इररेलेवेंट फॉर कैलकुलेशंस ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट। जब कैपिटल, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था, आपकी पूरी बुक में कहीं पे भी नहीं, कि जब आप लोग कैपिटलाइजेशन रेट की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता है वहां पे एवरेज बैलेंसेस लिए जाते हैं, याद है ना? एवरेज बैलेंसेस तो टाइम टाइम के मुताबिक होता है। तो वहां पर आपने सस्पेंशन पीरियड को नहीं देखना, वहां पर आपने लोन का आउटस्टैंडिंग पीरियड देखना होता है। कैपिटलाइजेशन रेट की कैलकुलेशन में जो आप लोग टाइम लेते हो ना, वो टाइम आपका कैपिटलाइजेशन पीरियड नहीं होता। वो कौन सा टाइम होता है? लोन का आउटस्टैंडिंग पीरियड ड्यूरिंग द ईयर। ऑलराइट, फिर देखो, कहता है डू नॉट एक्सक्लूड सस्पेंशन पीरियड व्हाइल डिटरमिनिंग आउटस्टैंडिंग पीरियड फॉर जर्नल बॉन्ड। बात समझ आ गई है आप लोगों को? सर बात समझ नहीं आई? चलें, गुड। फिर सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इनको एक मरतबा जरूर पढ़ना है, बहुत सी ऐसी बातें मिलेंगी जो आपकी स्टडी टेक्स्ट में नहीं लिखी हुई। फिर देखें डिस्क्लोजर की बात आ गई, ये तो हमें वैसे ही पता था। ये है इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपने जरा पढ़ने थे। चलिए आपके साथ एक मरतबा इनको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स। IS-23 डज नॉट गाइड मच अबाउट यूज ऑफ फंड्स। अब आपने पूरा स्टैंडर्ड वैसे पढ़ लिया है, क्या उसने कहीं पर आपको बताया कि आपने फंड्स को यूटिलाइज किस तरह से करना है? कभी भी नहीं, कहीं पे भी नहीं बताया। तो ये सारी चीजें हमें पता चली उसके प्रैक्टिस से, पास्ट प्रैक्टिस से, कि किस किस तरह से उनने उसने फंड्स को यूटिलाइज किया हुआ है। कहते हैं फंड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एसिड रादर इट टेल्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट, प्रैक्टिकली यूज ऑफ फंड्स डिपेंड अपॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। अब वैसे कंपनी की अपनी पॉलिसीज भी हो सकती हैं कि उन्होंने फंड्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है। Following guidelines have been summarized for students based on situation in the एग्जाम क्वेश्चन। तो एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे। क्या कहते हैं? सबसे पहले कहते हैं रेजिंग फाइनेंस बाय इशुएंस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स या राइट इशू की बात करते हैं। ये टर्म्स आपको समझ आएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। इज नॉट अ बोरिंग्स, भाई सिंपल सी बात है। मुझे ये बताओ, ऑर्डिनरी शेयर्स राइट इशू,
आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की कौन से पार्ट में जाएंगी? तीन चीजें होती हैं ना, एसेट, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। कहाँ पे जाके लिखोगे? बस इक्विटी के ऊपर ना इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है और ना ही इन्वेस्टमेंट इनकम की कैलकुलेशन है। ओके, तो जब ये इक्विटी का पार्ट है तो उसके ऊपर किसी किस्म का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना। सिंपल सी बात है कि ऐसी कोई चीज जिससे हम लोगों ने फंड रेज किए हों और वो हमारी इक्विटी का पार्ट बन जाए, उसके ऊपर कभी भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करें। बात क्लियर? अच्छा, फिर देखो हमारे पास क्या आया, इज नॉट बोरिंग देयरफॉर ऑर्डिनरी डिविडेंड और शेयर होल्डर्स रिटर्न इज नॉट अ बोरिंग कॉस्ट। अब देखो, अगर लोन लेता हूं तो मैं इंटरेस्ट पे करता हूं, एम आई राइट? लेकिन अगर मैं किसी को शेयर सेल करूंगा, किसी को शेयर्स इशू कर रहा हूं, तो क्या उसको इंटरेस्ट पे करूंगा? उसको क्या पे करूंगा? डिविडेंड। तो शेयर्स का देखो, लोन का जो रिटर्न होता है वो कहलाता है इंटरेस्ट, लेकिन शेयर्स का जो रिटर्न होता है वो कहलाता है डिविडेंड। तो कहते हैं जो आप डिविडेंड पे कर रहे होता है ना, डिविडेंड आपकी बोरिंग कॉस्ट नहीं होता। ओके, ओके। नेक्स्ट वन इज, मतलब ये कंपनी का अपना पैसा होता है और अपने पैसे के ऊपर कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता। फिर कहते हैं लोन प्रोसेसिंग चार्जेस ऑन स्पेसिफिक बोरिंग्स क्या करने चाहिए? कैपिटलाइज करने चाहिए, और कैपिटलाइज इररिस्पेक्टिव ऑफ। भाई देखो, लोन पहले ले लिया, लोन बाद में ले लिया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई नहीं हुई, कैपिटलाइजेशन पीरियड स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन अगर उसने कह दिया कि ये लोन स्पेसिफिक था, चाहे हमने 2 माह पहले ही क्यों नहीं लिया हुआ, और उसके ऊपर प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, चाहे अभी तक कैपिटलाइजेशन पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन आपने उस प्रोसेसिंग चार्जेस को कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बना, और राइट, कैपिटलाइज करेंगे। फिर देखो, डू नॉट रीपे एनी लोन unless specifically asked to do so in question। जब तक आपसे ना कहा जाए आपने लोन को रीपे नहीं करना, आपने फिर ऐसे ही समझना है जैसे ये लोन आउटस्टैंडिंग है। गॉट इट? अगर वो आपसे कह दे कि इस दिन मैंने इसको रीपे किया है, फिर तो हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन अगर वो साइलेंट है, आपने लोन रीपे नहीं करना, आपने ये assumption कभी भी नहीं लेनी है कि मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने लोन को रीपे कर दिया होगा, कभी भी नहीं लेनी है। आपने हमेशा उसको अनपेड ट्रीट करना है। गॉट इट? आउटस्टैंडिंग ट्रीट करना है। एनी एक्सपेंडिचर ऑन एसेट is made out of available sources इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब ये तो बात कंफर्म है कि जो अवेलेबल सोर्सेज होंगे उसी में से ही करूंगा ना, लेकिन ऑर्डर क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपने अपना पैसा यूज करना है, मतलब ओन फंड्स रेज्ड या और केप्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, वो आप लोगों ने सबसे पहले यूज करना है। उसके बाद आपने आना है सरप्लस फंड आउट ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग। अब सारी की सारी स्पेसिफिक बोरिंग तो एट अ टाइम नहीं यूज करेंगे ना आप जैसे ही यूज करते जाएंगे उसके बाद सरप्लस फंड बचता जाएगा, तो आपने वो सरप्लस फंड यूटिलाइज करते रहना है। जब ये खत्म हो जाए तब जर्नल बोरिंग्स की तरफ। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट देखें, कहते हैं एनी एक्सपेंडिचर विच इज नॉट कैपिटलाइज्ड being an abnormal cost as per IAS 16 is also not included in journal borrowings working if paid out of। क्या कह रहा है? कहता है कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसके लिए IAS 16 ने आपको मना किया कि ये आपकी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगा, उस एक्सपेंस को बोरिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन का पार्ट भी ना बने। कैसे? एग्जाम्पल दो। हमारा कोई ऐसी डैमेज हो गया हमारी नेग्लिजेंस की वजह से, या किसी किस्म का हमें फाइन हो गया हमारी नेग्लिजेंस की वजह से, और वो फाइन था सपोज के 2 मिलियन रुपीज का, क्या वो 2 मिलियन में कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनाऊं? अच्छा, अब वो 2 मिलियन लाख बात है, मैंने पे तो करने हैं, जर्नल बोरिंग में से ना कर, इवन के स्पेसिफिक बोरिंग में से भी ना कर, वो फिर आपको कंपनी अपने फंड्स में से देगी।
मतलब उसको आपने कैपिटलाइजेशन पीरियड और अपने स्पेसिफिक या जर्नल लोन के ऊपर अप्लाई नहीं करना है, वहां से ना पे करना हो, और उनके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी ना कर। अब ऐसा ना हो जब 2 मिलियन ही कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बन रहा, तो क्या 2 मिलियन के ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगा? नहीं। ऑल राइट। अब ये सिचुएशन अगर आप लोग देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे ना बताता, स्टैंडर्ड तो हम कंप्लीट कर चुके थे, प्रैक्टिस भी कर चुके थे, और अगर एग्जाम में ऐसी बात आ जाती, आप में से आधे किसी और तरह जाते, आधे किसी और तरह जाते, और मैं भी आप में से कुछ चंद एक ही होते जो ठीक नहीं करते। लेकिन सिंपल सा रूल है भाई, जहां पर कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बन रहा, ओके, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनेगा। गॉट इट? क्या कैपिटलाइजेशन पीरियड में हम लोगों ने यही कुछ नहीं कहा था कि अगर कैपिटलाइजेशन पीरियड है और इन्वेस्टमेंट इनकम उसी टाइम हम लोग वो करते हैं कैपिटलाइज्ड, जब इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज हो रहा हो। लेकिन जब सस्पेंशन में आते थे तो क्या इंटरेस्ट कैपिटलाइज होता था? तो क्या उस पीरियड का इंटरेस्ट इनकम कैपिटलाइज होती है? नहीं, सेम रूल के मुताबिक चलना है। ये बात समझ आई है? नेक्स्ट देखें, रीपेमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट्स वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रीपेमेंट ऑफ स्पेसिफिक, भाई जर्नल लोन की रीपेमेंट आप लोगों ने ऐसा नहीं देखनी होती। हाँ, आपको याद है एक पॉइंट हमने पढ़ा था जहां पर एक्सपेंडिचर को रिड्यूस किया जा रहा होता था। अगर जर्नल लोन रीपे करोगे तो बेसिकली आपके वो लोन की अमाउंट, वो जो कैमुलेटिव फंड्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और नेक्स्ट पीरियड के लिए जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो कम अमाउंट के ऊपर करते हैं। ओके। लेकिन यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं स्पेसिफिक लोन के रीपेमेंट इज मेड आउट ऑफ अवेलेबल सोर्सेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब लाजमी बात है भाई, जो सोर्सेज अवेलेबल होंगे उसी में से ही पे करूंगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले स्पेसिफिक लोन अगर रीपे करना है तो पहला हक किसका है? स्पेसिफिक बोरिंग का ही है कि अपना लोन खुद रीपे करें, अगर मौजूद है तो। ओके। अगर स्पेसिफिक लोन के रीपेमेंट है तो सबसे पहले किसको अपने फंड में से रीपे करना चाहिए? स्पेसिफिक को ही। उसमें प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट पेड, ये सारी की सारी अमाउंट आ जाएगी। ओके। अगर ये नहीं है तो कंपनी को चाहिए कि देखिए अपने फंड्स में से पे करें। ऑलराइट। अगर अपना फंड भी नहीं है तो फिर जर्नल बॉन्ड में से जाके पे करवाओ, प्रिंसिपल प्लस कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट पे। ऑलराइट, बात क्लियर? नेक्स्ट वन इज, इन केस ऑफ जर्नल बॉन्ड्स, if expenditure is incurred evenly, then capitalization rate is applied to average cumulative expenditure। ये तो हम लोग करते भी इसी तरह से थे कि जो कैपिटलाइजेशन अप्लाई करते थे वो एवरेज कैमुलेटिव एक्सपेंडिचर के ऊपर जाके करते हैं। इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर इज हायर, मतलब आपने वो काम ठेके पर दे दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोसेस इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी? टोटल प्रोग्रेस बिल्स, मतलब टोटल प्रोग्रेस बिल्स सबमिटेड फॉर टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इन, यही है। Cost of capital work in process include total progress bill submitted, but for temporary investment income and interest cost on journal bonding, only amount and dates of actual payments are, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। आप लोग देखिए, आपके घरों में जो यूटिलिटी बिल्स आता है ना, उसकी डेट ऑफ इश्यूएंस कुछ और होती है, आपके पास डेट ऑफ डिलीवरी कुछ और होती है, और उसकी जो ड्यू डेट है वो कुछ और है, और आपकी जो पेमेंट डेट है वो कुछ और है। ऐसे ही है ना? तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए ना, और हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को पे कर रहे थे, तो पेमेंट डेट और डिलीवरी डेट एक ही बस डेट होती थी। लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि प्रोग्रेस बिल की डेट कुछ और हो और पेमेंट डेट कुछ और, प्रोग्रेस बिल की डेट कुछ और हो और पेमेंट डेट कुछ और हो। ओके। ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस करनी है ना उन जर्नल बोरोइंग्स,
वो उसी दिन करेंगे जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हैं। आप प्रोग्रेस बिल की डेट पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करोगे, आप डेट ऑफ पेमेंट पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे। तो उसने आपको बताया है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट डेट्स आ जाएं तो ऐसी सिचुएशन में आपने कौन सी डेट्स लेनी है। कहते हैं ओनली अमाउंट्स एंड डेट्स ऑफ एक्चुअल पेमेंट्स आर रेलेवेंट। ओके, क्लियर। मैं इस जैसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंस होंगी ये डेट्स, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी मैं आपको अभी समझा दूं। फिर देखें, कहते हैं इन केस ऑफ जर्नल बोरिंग्स, इफ कंस्ट्रक्शन पीरियड इज ओवर, इन केस ऑफ जर्नल बोरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड इज ओवर वन, then cumulative expenditure is started from, आज हमने ऐसा किया नहीं है कि जो हम लोग बना रहे थे फैक्ट्री बिल्डिंग 2019 में स्टार्ट हुई लेकिन कंप्लीट हुई 2020, और फंड्स हम लोग को दे रहे थे जर्नल बोरिंग में से। तो हम लोगों ने कहा था कि फर्स्ट ईयर में 70 का बैलेंस था, ऐसे ही था ना। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट ईयर में गए हम लोगों ने सिर्फ जाके वन, वो जो नेक्स्ट पेमेंट थी 130 की थी, 120, ये देखें ना। हाँ जी, ये 130 तो हमारा गया था ग्रांट में से, 70 बच गया था। 190 में से 70 लेस किया तो जर्नल बोरिंग में से 120 का ओपनिंग बैलेंस था। यही ओपनिंग बैलेंस ही अगले साल ट्रांसफर हुआ था। अब अगर आपने गौर किया हो तो मैंने 180 के ऊपर कैपिटलाइजेशन रेट अप्लाई नहीं किया, मैंने कौन सी अमाउंट पर कैपिटलाइजेशन रेट अप्लाई किया, 300 के ऊपर। यही चीज वो आपसे कहते हैं कि अगर आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड 1 साल से ज्यादा के लिए है तो ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग है जर्नल बोरिंग का, आपके नेक्स्ट ईयर का वो ओपनिंग बनता है। गॉट इट। अब देखें इस पॉइंट को, brought down inclusive of interest capitalized last year for the capitalization of borrowing cost in any subsequent years, bank overdraft running finance facilities, इसको हमेशा जर्नल बोरिंग्स कंसीडर करना है। Whereas all other borrowings mentioned in the examples of borrowing cost, वो जो अभी हम लोग पढ़ के आए थे, लोन, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, डिबेंचर्स, इस तरह की चीजें, तो उसके लिए कहता है, कहते हैं अबाउ कैन बी स्पेसिफिक एज वेल एज whatsoever mentioned in the, जैसा क्वेश्चन में मेंशन होगा। लेकिन रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी और बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए मेंशन नहीं होगा, ये कंफर्म है कि ये जर्नल ही है। लेकिन बाकी सारे जर्नल भी हो सकते हैं और स्पेसिफिक भी। उसके लिए मेथड पता है क्या होता है, कि आप लोगों ने देखना होता है कि जो लोन की अमाउंट है, क्या टोटल कंस्ट्रक्शन में हमें अमाउंट भी उतनी ही चाहिए। अगर वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, कि मैंने अगर 200 मिलियन का लोन लिया और कंस्ट्रक्शन में भी मेरे तमाम प्रोग्रेस बिल्स के टोटल 200 ही बन रहा है, तो मैं उसको स्पेसिफिक कंसीडर करूंगा। लेकिन अगर वो कम ज्यादा हो रहा है तो फिर वो जर्नल का पार्ट है। ओके, फिर देखो, कहते हैं इफ बैंक चार्जेस प्रोसेसिंग चार्जेस ऑन स्पेसिफिक लोन then investment income working is started with loan amount net of, मतलब आपने 10 मिलियन का लोन लिया, उसके ऊपर सपोज कि चलें 1 मिलियन आपको प्रोसेसिंग चार्जेस, बैंक चार्जेस, इस तरह की चीजें आपको पे करनी पड़ी, तो आपको लोन कितना मिलेगा। तो लानी बात है कि इन्वेस्ट भी तो 9 मिलियन ही करोगे। तो इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए जो सरप्लस फंड आपके पास आएगा, हो सकता है आपने पहली पेमेंट उसी दिन ना की हो जिस दिन आपने लोन लिया है, उसमें से ना की हो, तो आपने सरप्लस फंड 10 मिलियन नहीं रखना, नेट ऑफ प्रोसेसिंग चार्जेस। तो जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी आपने उसको जाके इन्वेस्ट करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। 25 मिलियन का हमारे पास था लोन, उसमें से हम लोगों ने प्रोसेसिंग चार्जेस पे किए थे 1% के हिसाब से, जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आई थी हमने उसको सरप्लस फंड पे इन्वेस्ट किया था। ओके, नेक्स्ट, इग्नोर पेमेंट ऑफ
इंटरेस्ट कॉस्ट इफ प्रिंसिपल इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अदरवाइज बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जो आपको क्वेश्चन में बताया जाता है कि हम लोगों ने इंटरेस्ट पे कर दिया और वो इसको जनरल बोरिंग में से पे कर रहे होते हैं। इंटरेस्ट अकेला कभी भी जनरल बोरिंग में से पे नहीं करना आप लोगों ने, वो कंपनी अपने फंड्स में से पे करेगी। ऑलराइट, हाँ अगर वो प्रिंसिपल भी साथ में पे कर रहा है तो फिर आप जनरल बोरिंग में से पे कर सकते हैं। मतलब अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों एक साथ पे कर रहे हो तो कैलकुलेशन का पार्ट बनाना, लेकिन अगर सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हो कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बने। ओके हो गई बात। नेक्स्ट कहते हैं इग्नोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट if a principal is along with interest and receipt of investment income as a cash flow for the purpose of investment income working or interest on journal borrowings working, इसको जर्नल बोरिंग्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट इनकम को इग्नोर कर देना। तो हम लोगों ने क्या जर्नल बोरिंग के ऊपर कभी इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट की है? तो हम भी तो इग्नोर ही कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट वन इज कहते हैं टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोसेस इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन आउट ऑफ, ये बात भी समझ आ गई होगी कि जो इन्वेस्टमेंट इनकम की कैलकुलेशंस करनी है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक लोन के सरप्लस फंड के ऊपर। एनी डाउट? अब इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों की होम असाइनमेंट थी, लेकिन आज के लेक्चर में हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते। आपकी अब जो रिमेनिंग होम असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, और फिर इन तीनों को इंशाल्लाह हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।